हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। और आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे 13 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। इसके अलावा इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि किसी भी जगह पर उसने कोई कोर्स नहीं करा हो तो आप उन स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोस से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उनको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि भाई तू ये सारी की सारी वीडियोस है इनको कवर कर ले, तो आप अपने एग्जाम से जाने से पहले काफी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये मेरा एक एप्लीकेशन है ADU24, इसका नाम है। इसको आप डाउनलोड करके एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करने के लिए पूरा का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। जैसे कि ये आपको एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। इंग्लिश के क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही आपको मैथ और रीजनिंग के भी कोर्स इस एप्लीकेशन पर नजर आएंगे। ये 4 कोर्सेज हैं। इन चारों कोर्सेज के अंदर आप अपने चारों सब्जेक्ट को पूरा कर सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इसको। एसएससी के हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज, बाकी के एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी की इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस एप्लीकेशन पर प्रोवाइडेड है। तो चलिए भी पहला सवाल आपके सामने है, डिस्कस करते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना का लाभार्थी नहीं है? ये सवाल पूछा गया था आपका 2024 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो उस साल जो करंट अफेयर की न्यूज बनती है उससे संबंधित इस सवाल को इन्होंने बनाया होगा। लेकिन इस साल आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई सारे देशों के ऊपर अलग अलग प्रकार से काउंटर टैरिफ लगाए। अगर उस सिनेरियो में देखें तो इस तरीके की नॉलेज जो होती है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इन्होंने बात करी है एक स्कीम की जो कि है DFTP, जिसको आप कह रहे हैं ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस। इस स्कीम को लेकर अगर मान लो कल को ये सवाल आप लोगों से पूछ लें कि भारतीय सरकार ने इस स्कीम को कब इंट्रोड्यूस किया था, तो आपको याद रखना है 2008 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। क्यों? क्योंकि जितने भी LDCs हैं, LDCs ही मतलब हो जाता है आपका लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, उनके लिए एक मार्केट को प्रोवाइड करना, सो दैट के वो क्या कर सकें, अपने ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स को हमारे देश के अंदर आकर बेच सकें। तो इसमें क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट देश जो कि इसके बेनिफिशियरी हैं, उसमें रवांडा, बुरुंडी और म्यांमार नजर आते हैं, लेकिन इसमें अंगोला शामिल नहीं है। तो करंट अफेयर में जब कोई न्यूज बनती है कि भाई इस फला फला जो देश है इसको इस स्कीम के अंदर शामिल कर लिया गया है, और भी कोई अगर इससे संबंधित न्यूज बनती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये स्कीम क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इस स्कीम का मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है उसके अंदर ये जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है ना, वो क्या कर सके, अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो इसलिए ये आपका आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि एक छोटी वस्तु को उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर रखा गया है, छवि के बारे में ये पूछ रहे हैं कि बताइए कहां पर वो बनेगी यानी कि फॉर्म होगी। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर जो आपका लेंसेज वाला चैप्टर होता है उसके अंदर ऐसी कई सारी जो आपके एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कहां पर रखते हैं, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर प्लेस करते हैं, तो क्या होता है, तो जो रेज होती हैं, जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस पर रेज आ रही होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपकी पैरेलल हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर लिख देता हूं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल वो जाती हैं। तो जो ये समांतर किरणें हैं, रेज हैं, इनको आप कहां पर जाता हुआ मिलता हुआ बोलते हैं कि भाई ये इनफाइनाइट पर जाकर कहीं पर मिलेंगी, लेंस के दूसरे साइड की तरफ। तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा कि ये कहां पर मिलेंगी, इनफाइनाइट पर मिलेंगी, जो कि उस लेंस के राइट साइड में होगा, क्योंकि आपने फोकस के लेफ्ट साइड में ही प्लेस किया था ना।
जो फोकस है उसके अपनी इस ऑब्जेक्ट को, तो ये पैरेलल जाएंगे किधर, रिफ्लेक्ट होने के बाद राइट साइड में। और क्योंकि ये पैरेलल जाती हैं तो ये हम बोल देते हैं कि ये कहां पर जाकर एक दूसरे से मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। ठीक है। बाकी ये सब तो आपको पता ही है कि जो कॉन्वेक्स लेंस वो क्या होता है, ये थिकर होता है। थिकर मतलब ज्यादा मोटे होते हैं, कहां पर, बीच में, बीच से ये थिकर रूप में आपको नजर आता है। ठीक है। इनको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। कन्वर्जिंग लेंस भी इनको हम कहते हैं, ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है। और क्या है, अब ये जो फोकस का यहाँ पर जिक्र किया है, ये फोकस के बारे में पता है आपको, ये फोकस क्या होता है, किसी भी लेंस का फोकस क्या होता है, या फिर इसको मैं फोकल पॉइंट भी बोल सकता हूं, आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर किसी भी लेंस के फोकस या फिर फोकल पॉइंट की बात हो, तो ये क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं वो क्या होती है, कन्वर्ज होती हैं एक कन्वेक्स लेंस के लिए, या फिर वो आपको डाइवर्ज होती हुई नजर आती हैं कॉनकेव लेंस के लिए। तो ये भी आपको पता होगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो ये जो रेज है पैरेलल जो जा रही हैं वो क्या होती है, कन्वर्ज होती हैं। और अगर वो एक कॉनकेव लेव है तो कॉनकेव लेंस के केस में ये जो आपकी रेज है वो क्या होती हैं, वो एक दूसरे से डाइवर्ज होती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन्होंने पूछा है कि गुप्ताज के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्य उभरे, उनमें से मौखरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको उभरते हुए नजर आता है। कभी भी अगर आपसे मौखरीज का जिक्र हो तो याद रखिएगा ये गुप्ताज के समय में वसल्स का भी कार्य किया करते थे। यानी कि जो जागीरदार हुआ करते थे ना, उसके पद पर ये आपके जो मौखरीज हुआ करते थे ये काम करते थे। तो गुप्ताज के बाद अपना इंडिपेंडेंट रूल चलाने से पहले ये आपको नजर आते हैं इनके वसल्स के रूप में। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इनका जो रूल रहता है भाई, वो रहता है हमारे देश के नॉर्थन भारत में, यानी कि नॉर्थन पार्ट में, उत्तरी भारत के कन्नौज में ये अपना क्या करते हैं, रूल को स्थापित करता है। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है, जो कि बाद में एक इंपॉर्टेंट पावर कल्चर का एक केंद्र बनता है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि आप लोगों को मैंने, जो मेरी ल्यूसेंट जी के वाली प्लेलिस्ट चल रही है इस यूट्यूब पर, उस पर भी मैंने गुप्ताज वाले चैप्टर के अंदर आपके साथ डिस्कस करी थी। ठीक है। तो याद रखेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहाँ पर आपसे मौखरी के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, इनका एक इंपॉर्टेंट रूलर अगर आपसे मान लीजिए कल को पूछ लिया जाए, उनमें से एक तो आप नाम याद रख सकते हैं, हरिवर्मन का। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मौखरी में आपको नजर आएंगे। और एक और याद रखिएगा, आदित्य वर्मन। ये दो इंपॉर्टेंट रूलर है जो कि इनसे आपका संबंधित है। चलो भाई आगे बढ़ता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, यानी कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का, इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा एक आपका इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्री है। अब यहाँ पर आपको कई सारे नाम दिए गए हैं, अदानी, भेल, रिलायंस। देखो जब कभी भी हम इंडियन पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र की बात करते हैं तो आपको वहां पर नजर आता है भेल। भेल जिसको आप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रूप में जानते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो ये रटा हुआ होगा आपको। इसको भारतीय सरकार ओन करती है। अगर हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के किसी भी उसकी बात करते हैं, इसको कब स्थापित किया गया था, अगर आपको ये कल पूछ ले, 1964 इसमें याद रखिएगा। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो कि भारत में आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये डिजाइन करते हैं, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन करना, टेस्टिंग करना, अपने अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर ये ध्यान देता है। ठीक है। भाई यहाँ पर इन्होंने रिलायंस का भी जिक्र किया है। रिलायंस को लेकर क्या ही डिस्कस करें, अगर आपसे चलो ये हम पूछ लें कि बताइए हमारे देश के अंदर इस रिलायंस कंपनी को किसने फाउंड किया और कब फाउंड किया, तो 1966 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। किसके द्वारा, धीरूभाई अंबानी के द्वारा इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, हमारे देश के अंदर जितने भी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उसमें ये लार्जेस्ट कंपनी के रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। टाटा, टाटा ग्रुप की भी आप लोगों को पता होगा, ये काफी पुराना है। ये 1868 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। ये एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है।
मतलब एक ग्रुप है जिसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जमशेदजी टाटा के द्वारा, ठीक है। जमशेदजी टाटा के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अडानी को लेकर आप देख लीजिएगा, अडानी को लेकर मेरे को फाउंडेशन ज्यादा पुरानी नहीं है, इसका एक बार आया था न्यूज में, 1988 में स्थापित करी गई है। और ये जो गौतम अडानी है वही इसके क्या है? फाउंडर है। तो फर्स्ट जनरेशन के अभी ये चल रहा है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्र सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? यानी कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको फॉर्म किया गया, बताइए कि कौन से कंट्रीज के अंदर? बहुत ही आसान सवाल है। आप लोगों को पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस समय पर इस इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया गया था, कहां पर? सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरुआती दौर में जब हम आईएनए या फिर इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं, तो इसको फॉर्म किया गया था, एक इंपॉर्टेंट लीडर का आपने नाम सुना होगा शुरुआती दौर में, वो कौन थे? मोहन सिंह, ठीक है। और ये कब किया गया था? 1942 में। इनका इस समय पर यानी कि शुरुआती दौर में जो इनका उद्देश्य था ये यही था कि ब्रिटिश रूल से हमें इंडिया को इंडिपेंडेंट कराना है। और फिर बाद में इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। कब करते हैं? 1943 में इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करता है। तो सिंगापुर इसका एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन रहा है जहां पर भारत की पॉपुलेशन ने, जो जापानीज फोर्सेस उस समय पर थी, उनके ऑक्यूपेशन के बाद इसमें अपना रोल अदा किया। ठीक है भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को हराकर 2023 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी? तो मरहम पे नमक लगा लेते हैं। 2023 के अंदर आईसीसी वर्ल्ड चेस टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हमने खेला था और ऑस्ट्रेलिया ने हमें इसमें हरा दिया था। इससे पहले न्यूजीलैंड भी हमें हरा चुका था, तो याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, क्या ही इसको लेकर बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पूछ रहे हैं, चोल शासकों में एक महानतम राजाराज प्रथम ने 1985 85 ईस्वी में कहां तक शासन किया? मतलब 1985 से कब तक? देखो, जब हम थोड़ा सा लेटर फेज में आ जाते हैं ना, यानी कि ये एडी वाले फेज में आ जाते हैं, तो इसके समय पे आपको ये जो रूलिंग समय है ना, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। तो राजा राजा वन को लेकर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, हमारी जो हमारी हिस्ट्री का डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट और पावरफुल रूलर्स के रूप में चोल डायनेस्टी से ये आपको देखने के लिए मिलते हैं हमारे देश के दक्षिण भारत में, ठीक है। और 1985 से ये भाई साहब रूल करते हैं 1014 एडी तक। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी था ये करेक्ट रहता। तो इस समय में इन्होंने अपने चोल एम्पायर को काफी बड़े तौर पर क्या किया था? एक्सपेंड किया था, कंसोलिडेट किया था। और इन्हीं के समय में जो चोला एम्पायर है ना, उन्होंने अपनी जो टेरिटरीज है उनको, मतलब एक तरीके से आप श्रीलंका तक उसको फैलाता हुआ देखता है, ठीक है। राजा राजा चोला जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है चोल डायनेस्टी के अंदर। इसके अलावा आपको पता है कि तंजावुर तंजावुर में एक टेम्पल बनवाया, नाम क्या है उसका? बृहदेश्वर टेम्पल। तो आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा योगदान रहा है चोला डायनेस्टी का, ठीक है। और इसको आप हमारे देश के अंदर जितनी भी साउथ इंडिया के अंदर डायनेस्टीज रही है ना, उसमें से ये सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली डायनेस्टीज में इसको जाना गया है। और राजा राजा वन वो राजा था चोल डायनेस्टी का जिसके समय में ये चोल डायनेस्टी अपने पीक पर थी। इनकी नेवल पावर्स की आप बात कर लीजिए, इनका मैरिटाइम जो इन्फ्लुएंस रहा करता था, तमिल कल्चर और लिटरेचर के अंदर ये एक तरीके से गोल्डन एज थी, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये स्टैटिक जीके का जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उसमें ओलंपिक वाले टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था इसको कब स्थापित किया गया था। 1927 में स्थापित किया गया था। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि जितने भी एथलीट हमारे ओलंपिक गेम्स के अंदर जाते हैं, एशियन गेम्स के अंदर जाते हैं, उनको क्या करती है? सेलेक्ट करती है। या फिर बाकी के इंटरनेशनल एथलेटिक मीट्स के अंदर जाते हैं उसको ये सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहीं से मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछूंगा। इस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर्स में किस किस को आप जानते हैं? देखो, किसी को जानो या ना जानो, आप दोराबजी टाटा को याद रखिएगा।
दोराबजी टाटा, इनका तो नाम आपको याद रखना ही रखना है, और दूसरे थे एजी नोहेरन। इन दोनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय कार्यवाही का साधन नहीं है, यानी कि नॉट अ डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। इन्होंने क्या कह दिया है? पहला है हाफ एन आवर डिस्कशन, फुल डे डिस्कशन, 2 आवर डिस्कशन, या 0 आवर डिस्कशन। देखो भाई, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर कभी भी आप ये पूरे दिन की चर्चा या फिर फुल डे डिस्कशन वाला जो आपका पॉइंट है, इसको नहीं सुनता है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है हमारी संसदीय जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके अंदर। भारतीय पार्लियामेंट के अंदर आपके स्पेसिफिक मैकेनिज्म है कि आप भी डिस्कशंस करना चाहते हैं तो आधा घंटे का एक डिस्कशन करना चाहते हैं, आप 0 आवर डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर आप 2 आवर डिस्कशन करना चाहते हैं। और ये जो तीनों मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं ना, ये एकदम स्ट्रक्चर्ड है, सो दैट के पार्लियामेंट की जो कार्यवाही है उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट तरीके से चलाया जा सके। तो ये जो फुल डे डिस्कशन है ना, इस प्रकार का कोई टर्म ही नहीं है। तो आप लोग पूछोगे कि सर जी ये जो हाफ एन आवर, 2 आवर डिस्कशन, 0 आवर डिस्कशन है, इस पर आप थोड़ा सा अगर प्रकाश डाल दोगे तो मजा आ जाएगा। हाफ एन आवर डिस्कशन की जब बात होती है तो ये हमारी संसद की एक प्रकार से डिवाइस है, जहां पर जो सदन के सदस्य होते हैं ना, वो कोई भी पब्लिक का अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट मैटर है, इंपॉर्टेंस मैटर, जो पब्लिक का कोई जरूरतमंद आपका मैटर सामने आया तो उसको रेज कर सकता है संसद का कोई भी सदस्य है, जिसमें ये जरूरत होती है कि भाई आप अपना मुंह से जवाब दे दीजिए, ओरल आंसर कर दीजिए, जो मिनिस्टर है उनकी तरफ से अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको हाफ एन आवर डिस्कशन के अंदर डिस्कस किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर एक और लिखा गया है 2 आवर, जिसको शॉर्ट डिस्कशन भी कहते हैं। इसके अंदर जो डिस्कशंस होते हैं वो होते हैं जो, मतलब अगेन, अर्जेंट, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है, वहां पर 2 आवर का डिस्कशन करके मैटर को इसको डिस्कस किया जाता है। मतलब इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ पर 2 घंटे का डिस्कशन आप मांग रहे हो, और यहाँ पर आप आधे घंटे के लिए मांग रहे हो कि जो कंसर्न मिनिस्टर है वो ओरली बता दे। ठीक है, 0 आवर डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर हो सकता है आप लोग थोड़ा सा परेशान रहें। 0 आवर डिस्कशन एक इनफॉर्मल डिवाइस है, हमारी संसदीय प्रणाली को चलाने की एक इनफॉर्मल डिवाइस है, जिसमें कोई भी पहले नोटिस नहीं दिया जाता है अगर आपको कोई भी मैटर को रेज करना है। ये इमीडिएटली आपका शुरू होता है किसके बाद? ये क्वेश्चन आवर के इमीडिएटली बाद शुरू होता है। ठीक है, चलिए भाई, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सर्वे सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? पूर्वी सीमा को, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को हिमालयस की कौन सी नदी इन 4 विकल्प में से चिन्हित करती है? ब्रह्मपुत्र यार, सबसे आसान सवाल है। आप लोगों को पता है कि भाई ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर बात होती है तो इसका ओरिजिनेशन यानी कि शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? तो हिमालयस के अंदर एक ग्लेशियर है, किसी को ग्लेशियर का नाम पता है? अंगसी ग्लेशियर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, CIOR है। ठीक है, आंगसी ग्लेशियर से ये स्टार्ट होती है हिमालयस के अंदर, तिब्बत में, और उसके बाद इसको एक रिवर्स के नाम से जाना जाता है तिब्बत के अंदर। इसको क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है तिब्बत के अंदर आपकी इस ब्रह्मपुत्र रिवर को। और फिर उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ती है, लगभग 1500, 1600, 1700 किलोमीटर लगभग ये ईस्ट की साइड में जाती है, और चाइना के रीजन से होकर जाते हुए ये एक यू टर्न लेती है। कहाँ पर लेती है ये जो आपकी घाटी है? इसको क्या कहा जाता है? नामचा बारवा माउंटेन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नामचा बारवा माउंटेन। यहाँ से यू टर्न लेकर फिर इंडिया की तरफ अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो हम ये कह पाते हैं कि भाई ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज हिमालय की क्या कर रही है? ये नदी क्रिएट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उस्ताद साबरी खान ने निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया? यानी कि उस्ताद सबरी खान के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने प्ले किया। देखो, ये एक बहुत बड़े सारंगी प्लेयर के रूप में
फेमस है। भारतीय क्लासिकल म्यूजिक के अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको लेकर इनको हमेशा से सराहा जाता है। तो इनको ये पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2006 में। आपको पता है कि हमारे एसएससी के किसी भी एग्जाम की शिफ्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और उनका किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंध पूछा जाता है, उनका कभी अगर उनको कोई अवार्ड दे दिया जाए वो हमसे पूछ लिया जाता है। तो पद्म भूषण वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स के अंदर हमारे देश के अंदर आता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने आर्ट और एक्सेप्शनल सर्विस दी हो आर्ट के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, एक्सफोलिएशन इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? एक्सफोलिएशन किस प्रकार की चीज है जो आपको ये यहाँ पर देख रहे हैं? आपने कभी पहाड़ियां देखी हैं पत्थर की? उस पर ना ऐसी इस प्रकार की पपड़ियां पपड़ियां से नहीं समझाती हैं, उस पर मिट्टी नहीं होती है, वो एकदम पत्थर का सा पहाड़ सा होता है। तो ये एक प्रकार की फिजिकल वेदरिंग है, ये भौतिक अपक्षय हम इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर आपकी जो रॉक की लेयर है ना वो पील होती हुई आपको नजर आती है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी से आपका सवाल बन जाता है। ओके, बड़े बड़े जो आपके पत्थरों के चट्टान वगैरह बनते हैं ना वहां पर आप इनको देख सकते हैं पहाड़ी इलाकों में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा? कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? यार आसान है, राज्यसभा की संरचना से संबंधित आपको आर्टिकल नंबर नजर आता है 80, कि भाई जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। आप काउंसिल ऑफ स्टेट बोल दीजिए या फिर राज्यसभा बोल दीजिए। राज्यसभा हमारी पार्लियामेंट का कौन सा हाउस होता है भाई? अपर हाउस होता है। ठीक है, और इस आर्टिकल नंबर 80 के अनुसार राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते? 250 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। और इनमें से जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करते हैं? देश के प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जिनका जो योगदान है वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस इस तरीके की चीजों में होता है। अब यार यहाँ पर आपको और भी कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 92, ये किससे संबंधित है भाई? जो चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन, इनसे संबंधित जो भी प्रोविजन है उनसे डील करता है। ये कहता है कि भाई जब कभी भी कोई चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफिस में अगर वेकेंट है, उनका ऑफिस अगर वेकेंट है तो उनकी अध्यक्षता में, मतलब मान लो कि अगर चेयरमैन का जो ऑफिस है वो वेकेंट है तो आपका सिटिंग ऑफ द काउंसिल के अंदर ये ड्यूटीज को फिर डेप्यूटी चेयरमैन वो करेंगे। और अगर डेप्यूटी चेयरमैन एब्सेंट है तो उसके अंदर फिर जो काउंसिल का प्रोसीजर है उसको फिर काउंसिल डिटरमाइन करेगी कि कौन चलाएगा। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 92 है जिसमें चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन से संबंधित प्रोविजंस नजर आता है। आर्टिकल नंबर 76 तो यार आसान है, यहाँ पर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनसे संबंधित जो आपके प्रोविजंस होते हैं उनका जिक्र होता है। अटर्नी जनरल कौन होता है? भारत सरकार के लीगल एडवाइजर होते हैं, उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके दोनों सदनों की सदन के अंदर, उनके पास जो वोट डालने का अधिकार है वो नहीं होता है सदन की कार्यवाही में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 84 ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो क्वालिफिकेशंस है उनको ये स्पेसिफाई करता है कि राज्यसभा का है तो वो 30 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। ये पता है ना आपको कि राज्यसभा वाला भाई 30 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, और जो लोकसभा वाले सर है वो 25 साल से छोटे नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए इसके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय नृत्य एकेडमी है? इंडिया नेशनल एकेडमी ऑफ डांस। तो देखो अलग अलग एकेडमी हमारे देश के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। उनमें से संगीत नाटक एकेडमी क्या है? हमारी नेशनल एकेडमी फॉर डांस है, बहुत चर्चा हो चुकी है। इसको कब स्थापित किया गया था? 1952 में स्थापित किया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको स्थापित किया था तो आप लोग बहुत गलत कर दोगे इसको। इसको इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा स्थापित करा गया था। ठीक है,
और अभी ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करती है। तो याद रखेंगे, आसान सवाल था ये भी। अगला है मुद्रा, मजदूरी और बेरोजगारी की दर के परिवर्तन की दर के बीच अनुभवजन्य रूप से फिट किए गए संबंध को क्या कहा जाता है? What is the empirically fitted relationship between the rate of change of money, wage and rate of unemployment known as? भाई देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर ना एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे जिनका नाम था ए डब्ल्यू फिलिप्स। इन भाई साहब के द्वारा एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था 1958 के अंदर, जिसको कहा गया फिलिप्स कर्व। ठीक है, और इसके अंदर एक इनवर्स रिलेशनशिप आपको देखने के लिए मिलता है। किसके अंदर? अनएम्प्लॉयमेंट रेट का एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है किसी भी इकोनॉमी का, जो इन्फ्लेशन रेट है उसके साथ। ठीक है, इस फिलिप कर्व के अनुसार ये कहते हैं कि जो किसी इकोनॉमी के अंदर लोअर अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से आपको ज्यादा वेजेस देखने के लिए मिलता है, और इसकी वजह से आपको हायर इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये फिलिप कर्व जो इन्होंने यहाँ पर दिया था वो करेक्ट होता है। बाकी के ये जो मॉडल लिखे हुए हैं ना, इनको कभी और डिस्कस करेंगे यार। अगला सवाल है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों का उनकी आधिकारिक भाषाओं से सही मिलान करें। तो भाई, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार। सबसे पहले तो आपके दिमाग में नजर आएगा कि ये जो पाकिस्तान है वो सबसे पहले उर्दू बोलने के लिए भागेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो इनका ये एक लिंगुआ फ्रैंका है जो कि नेशनल यूनिटी ऑफ पाकिस्तान को दर्शाता है। तो जो थर्ड है उसका कौन सा बनता? सी है। इसमें गड़बड़ है भाई, इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। पाकिस्तान का इसमें सटीक बैठेगा उर्दू। अफगानिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डारी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। भूटान के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यही है, डजोंखा, और म्यांमार के अंदर बर्मीज। तो ये करेक्टली मैच है अभी यहाँ पर। ठीक है, इसमें मतलब सटीक इन्होंने दिया हुआ, ये ऑप्शंस को आप इग्नोर कर देना। ठीक है, ये याद रख लेना, इंडिया के पड़ोसी देशों से संबंधित ये ऐसी चीजें पूछते रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जेम्स रैनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए किसने कहा था? हु आस्क्ड जेम्स रैनल टू प्रिपेयर द मैप ऑफ हिंदुस्तान? तो पहला तो इस सवाल के अंदर आपको एक आंसर मिल गया कि हिंदुस्तान का जो मैप प्रिपेयर किया वो किसने किया? जेम्स रैनल ने किया। तो आपको एक व्यक्ति नजर आता है जिस पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बहुत चर्चा होती है, वो था रॉबर्ट क्लाइव। ये एक अंग्रेजी ऑफिसर था जिसने मिलिट्री और पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको स्थापित किया था। और इसी को हम जो ब्रिटिश कंट्रोल है ओवर इंडिया, उसको स्थापित करने के लिए क्रेडिट भी देते हैं, जो कि 1947 तक रहा। ठीक है, तो एक ये व्यक्ति है जेम्स रैनल, जो कि क्या थे? एक बहुत बड़े जियोग्राफर और इतिहासकार थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इनसे कहा कि भाई आप एक हिंदुस्तान का मैप तैयार कीजिए। और ये जो रैनल है ना, इसी का ये मैप है जो अर्लीस्ट डिटेल्ड मैप देता है हमारे देश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी की जयंती भारत का राष्ट्रीय पर्व मनाई जाती है। गांधी जी का जन्म निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1869 में हमारे गांधी जी का हैप्पी बर्थडे हुआ था यार। फुल नेम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। हमारे गांधी जी का क्या है? फुल नेम है। तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा होते हैं, और इनको हमारे देश का फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से भी इनको जाना जाता है। और हमारे देश की आजादी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। अहिंसा की फिलॉसफी के जरिए इन्होंने अंग्रेजों से हमें यू नो वो किया। चलो भी आगे बढ़ते हैं। अगला है, मार्च 2023 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके चेयरमैन या फिर मुख्य पद पर जो व्यक्ति अपॉइंट होता है, तो ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज है। तो यहाँ पर दीपक मोहंती
को नियुक्त किया था भाई नए चेयरमैन इस आपके पीएफआरडीए का मार्च के अंदर। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये तो अपॉइंटमेंट्स वाले जो आपके करंट अफेयर के सवाल होते हैं उसमें चीजें आपको नजर आती हैं। संक्रमण तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाने वाले तत्व होते हैं जो कि इन चार विकल्प में से किसका निर्माण करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि भाई जो केमिस्ट्री है उसके अंदर हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वहां पर हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो कि आपको 3 से 12 में वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो 3 से 12 में पाए जाने वाले ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं, इनको आप किस तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं कि भाई ये डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स को अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, ये फिल करते हैं या फिर उनके अंदर ये अपने आप को रखते हैं। ठीक है, तो कई सारी इनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती हैं सारे के सारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की, जैसे कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स यानी कि ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है, वो वेरिएबल होती है। ठीक है, ये किसकी विशेषता होती है, ये कलर्ड होते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ये किनकी विशेषता होती है, इनके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब बातें होती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जब एक निर्माण कार्यकर्ता अपने 8 वर्षीय पुत्र को स्कूल भेजने के बजाय निर्माण स्थल पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य में से कौन सा अनुच्छेद लागू होता है। तो भाई आप लोगों को पता है कि हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंदर कई सारे कर्तव्य हमें बताए गए हैं, और उसी में से एक ऐसी भी हमें मौलिक कर्तव्य बताई गई है कि जो गार्जियन है, जो पेरेंट है, वो अपने बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे जो कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं। तो इसमें आप ये वाला जो आर्टिकल है 51 के, इसमें ये वाली बात होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। अगला सवाल है, नंदी पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक वर्ष 1977 में किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया था। दी नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, इसको गठित किया गया 1977 में। तो पहली चीज तो ये याद रखेंगे, हाईएस्ट अवार्ड है जब आप तेलुगु सिनेमा की बात करते हैं। ठीक है, जो लोग आइडिया है तो सिनेमा हो, थिएटर हो, टेलीविजन हो, तो इसको आंध्र प्रदेश की सरकार सालाना प्रेजेंट करती है। 1964 में इसको गठित किया गया था, और 1964 में किया गया था ना। अच्छा, इसको नंदी अवार्ड को 1964 में किया गया था, और 1977 में ये मेल प्लेबैक सिंगर जो है ये आ गया था। ठीक है, चलिए अगला है, विच विल was passed by parliament in July 2021 to help in availability of working capital for the micro small and medium enterprises sector। तो यार अलग अलग प्रकार के जो बिल हैं जिनकी वजह से कुछ हमारे देश के अंदर चीजें आई, जैसे कि यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहे हैं कि भाई जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर जो चैलेंजेस फेस होते हैं उसको इंट्रोड्यूस करने वाला ये बिल था। तो इसको 2021 के अंदर लाया गया था, तो इसका नाम था द फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021। तो पार्लियामेंट के अंदर या फिर हाल फिलहाल में किसी इंपॉर्टेंट विषय पर अगर चर्चा हो तो एक बार देख लेना है कि कब लाया गया, किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला है तो ये बनेगा भाई, इसमें एक मैग्नीशियम आपको एटम नजर आएगा और दो आपको OH यानी कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप के आपको एटम्स नजर आएंगे। तो ये नेचर में आपको आ, इसके अंदर पाया जाता है, ये मिनरल इसमें पाता है ब्रूसाइट में, इसमें ये नेचुरल अवस्था में पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम की तो आपको एटॉमिक नंबर के बारे में पता होगा, कितना है अभी 12 होता है, ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आज की क्लास का अंतिम सवाल है, अमरूद के पौधे में किस प्रकार की पत्र विन्यास देखी गई है, यानी कि किस प्रकार की फाइलोटैक्सी को एग्जामिन किया गया गुआवा प्लांट के अंदर। कई सारी भाई फाइलोटैक्सी होती हैं, उसमें से एक फाइलोटैक्सी होती है जिसको कहा जाता है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी।
तो इसके अंदर क्या होता है, जो दो पत्तियां होती हैं वो आपको सेम लेवल पर अराइज होती हुई नजर आती हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड से। ठीक है, सेम स्टम में ऑपोजिट साइड से सेम लेवल पर, तो इसको ऑपोजिट फाइलोटैक्सी कहा जाता है। थोड़ा सा टफ कैटेगरी का सवाल मैं इसको कहूंगा, लेकिन ठीक है। अबे फाइलोटैक्सी होता क्या है, ये आप लोग सोच रहे होगे। फाइलोटैक्सी जो प्लांट के स्टम के अंदर पत्तियों का अरेंजमेंट होता है ना, उसको ये क्या करता है, आपका रेफर करता है। इसमें और भी प्रकार की हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक नाम दिया है सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड जैसी कोई भी नहीं होती है। एक आपका यहाँ पर दिया गया है होल्ड। होल्ड के अंदर आपका क्या होता है, तीन या फिर तीन से ज्यादा जो पत्तियां हैं वो सेम लेवल ऑफ स्टम पर आपकी ग्रो करती हैं, उसको होल्ड कहा जाता है। ऐसे ही एक ऑल्टरनेट फाइलोटॉक्सी होते हैं, इसके अंदर जो हर पत्ती होती है वो डिफरेंट लेवल ऑफ स्टम पर आपकी क्या होती है, आपको राइज होती हुई नजर आती है। तो ये आपका क्लियर हो गया। ऑपोजिट में स्टम के सेम लेवल पर, लेकिन ऑपोजिट होल्ड के अंदर दो या दो से दो से अधिक जो पत्तियां हैं वो आपको नजर आती हैं, और ऑल्टरनेट में सेम स्टम पर अलग अलग आपको नजर आती है। ठीक है, तो भैया जीएस के 25 सवालों का डिस्कशन था जो कि आपसे पूछे गए थे 13 सितंबर के शिफ्ट नंबर 2 के पेपर में। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप रेगुलरली आते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो वो डायरेक्टली आप लोगों के पास तक पहुंच जाया करेगी। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।